वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लॉयर बिलीफ लॉ एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट कोड 2001 मतलब कि जूरिस्प्रूडेंस 2 की बात करने वाले हैं। ये सेकंड सेमेस्टर का पहला टॉपिक है जिसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं हम, और बहुत से स्टूडेंट इस वीडियो को लाया गया है। ये एक पूरा तरीके का वन शॉट है जिसके अंदर पूरे डिटेल सिलेबस के साथ और पूरी की पूरी जो है पूरे कोर्स को जूरिस्प्रूडेंस जो है उसको पूरा कवर किया जाएगा, जिसके अंदर मेजर मेजर जितने टॉपिक्स हैं सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर सिलेबस क्या होने वाला है। तो पहले हम इसे देखेंगे जूरिस्प्रूडेंस 2 के अंदर हम देखने वाले हैं लीगल पर्सन। लीगल पर्सन क्या होते हैं, उनके नेचर, कॉन्सेप्ट, थ्योरी ऑफ लीगल पर्सनैलिटी, उसको बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम इसके अंदर राइट्स एंड ड्यूटीज़ की, जिसके अंदर डेफिनेशन आएगी, बेसिक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे उसके अंदर। फिर दिखेंगे रिलेशनशिप आएगी, राइट एंड ड्यूटीज़ आएगी, और एक साइंस देखेंगे जो वाइडर सेंस में राइट नाजुर ड्रेस का क्या योगदान है। फिर बात करेंगे इसके अंदर पोसेशन की बात करेंगे, थ्योरी ऑफ पोसेशन क्या होता है, पोसेशन इन द फैक्ट क्या होता है, और काइंड ऑफ पोसेशन दे बात करेंगे। फिर बात करने वाले हैं इसके अंदर हम ओनरशिप के ऊपर, डेफिनेशन, काइंड ऑफ ओनरशिप, रिलेशनशिप बिटवीन द ओनरशिप पे बात करेंगे। तो ये हम टॉपिक इसके अंदर पहले डिस्कस करेंगे सारे के सारे, ताकि आपको उसको समझने में बाद में दिक्कत ना हो कि आपका सिलेबस में क्या क्या रहेगा। ये एक तरीके से पहले सिलेबस है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। फिफ्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि लाइबिलिटी, रेमेडियल लाइबिलिटी किसे कहते हैं, पीनल लाइबिलिटी किसे कहते हैं, स्ट्रिक्ट एंड विक्रियस लाइबिलिटी किसे कहते हैं, और मैनरियाज और नेग्लिजेंस क्या होता है। फिर बात करेंगे छठे टॉपिक पे लॉ एंड जस्टिस की बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट की बात करेंगे। सेवन टॉपिक के हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड सोवर्निटी के ऊपर बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट क्या होता है और सोवर्निटी मतलब कि स्वतंत्रता के साथ। फिर हम आठवें टॉपिक पे बात करने वाले हैं लॉ एंड मॉरलिटी के ऊपर, जिसका मतलब जिसमें हम रिलेशनशिप देखेंगे कि मॉरल्स किसे कहते हैं, लीगल किसे कहते हैं, लीगल इन्फोर्समेंट ऑफ मोरालिटी की बात करेंगे। फिर नाइन टॉपिक के हम अंदर बात करने वाले हैं सोर्स ऑफ लॉ। सोर्स ऑफ लॉ मतलब उसके अंदर हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से ये जो रिपोर्टेंस आया है। इसमें हम कस्टम की बात करेंगे, प्रेसिडेंट की बात करेंगे और लेजिस्लेशन की बात करेंगे। तो ये 9 टॉपिक्स है जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे के पूरे जूरिस्प्रूडेंस को, और जो कि आपके सेकंड सेमेस्टर का हिस्सा है। तो चलिए अब आगे बढ़, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके और आपके साथ साथ उनको भी इसका बेनिफिट हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि सबसे पहले जैसे हमने बात की थी कि पहला टॉपिक है जूरिस्प्रूडेंस का। तो जूरिस्प्रूडेंस के अंदर लीगल पर्सन आता है। लीगल पर्सन के अंदर हम देखेंगे नेचर एंड उसके कॉन्सेप्ट और थ्योरी ऑफ लीगल पर्सनैलिटी। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि लीगल पर्सन होता क्या है। तो लीगल पर्सन वो पर्सन होते हैं जो कि इनके A legal person is an entity recognized by a law having a rights and duties similar to the natural person। कहने का मतलब है कि लीगल पर्सन वह व्यक्ति होता है जो कि लॉ के द्वारा ऑथराइज किया जाता है। वो सारे के सारे काम वैसे ही करता है जैसे कि एक नेचुरल पर्सन करता है, लेकिन बस उसे जो पावर मिली हुई है उसे लॉ ने ऑथराइज कर रखा है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करें, कि विशेषता पे बात करें, तो इसका खुद का ना एक लीगल सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है, और दूसरा इसके अंदर पिपोचुअल सक्सेशन मतलब कंटिन्यू एग्जिस्ट रिगार्डलेस द चेंजेस इन मेंबरशिप। कहने का मतलब ये कि समय के साथ साथ जब मेंबर बदलते रहते हैं तो इसकी जिसकी एग्जिस्टेंस है ना ये कंटिन्यू बनी रहती है और ये कैरी ऑन होता रहता है। जैसा नहीं है कि एक आदमी के होने के बाद खत्म होने के बाद ये बंद हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं है। पिपोचुअल सक्सेशन इसका चलता रहता है। फिर बात करेंगे कैपेसिटी टू सू, कैपेसिटी टू सू एंड शू बी टू सूट। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कोर्ट के द्वारा ये इस पे इतनी कैपेसिटी होती है कि ये किसी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि एक एज एक नेचुरल पर्सन जैसे होता है कि हमने कोई गलत काम करते हैं तो कोई हमारे प्रति एक्शन ले सकता है, या किसी ने हमारे लिए कोई गलत काम किया तो हम उसके प्रति एक्शन ले सकते हैं। तो सेम उसी तरीके का इसका भी एग्जिस्टेंस होता है। अब कर लेते हैं ओनरशिप के बाद। तो और ये जो है इसकी ओनरशिप, एक जो नेचुरल पर्सन होता है वो किसी भी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है। ठीक उसी तरीके से जूरिस्प्रूडेंस के अंदर लीगल पर्सन भी एक जो है प्रॉपर्टी को अपने नाम से होल्ड कर सकता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, मेंबर इज लिमिटेड लाइबिलिटी अप टू द रिस्ट्रिक्टेड शेयर होल्डर इन कंपनी। इसके अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और जो लीगल पर्सन होता है सेम उसी उसकी भी कुछ लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। वो अपने लिमिटेड लाइबिलिटी देता है। एक डेफिनेशन, डेफिनेशन मतलब कि अलग अलग स्कॉलर्स के अलग अलग डेफिनेशन है। सेविगिरी ने अलग दी है, ग्रे ने अलग दी है। तो सेविगिरी अगर कहते हैं कि
पर्सन इज अ सब्जेक्ट टू बियर अ राइट्स, मतलब कहने का मतलब सेबी की कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो कि राइट्स को बियर करता है तो उसे लीगल पर्सन कह सकते हैं। ग्रे मतलब कहने का मतलब जो जिम्मेदारी लेता है तो उसे हम कह सकते हैं कि ये लीगल पर्सन है। ग्रे कहते हैं कि ए पर्सन एंड एंटिटी टू विच राइट एंड ड्यूटी मे बी एट्रीब्यूट, और जिसके बाद राइट एंड ड्यूटीज होती है तो वो भी एक लीगल पर्सन के उसमें आता है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे देखेंगे इसके बाद ये काइंड ऑफ पर्सन कितने होते हैं। पर्सन होते हैं दो तरह के, जैसे कि मैंने बताया, एक नेचुरल पर्सन होता है, एक लीगल पर्सन होता है। नेचुरल पर्सन वो पर्सन होता है जो कि ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, आप मैं, तो ये सारे के सारे ह्यूमन ह्यूमन नेचर के हैं, तो ह्यूमन पर्सन है तो इसे हम नेचुरल पर्सन कहेंगे। लीगल पर्सन वो होते हैं जिन्हें ऑथोराइज किया जाता है लॉ के द्वारा, जैसे कंपनी हो गई, अपना पार्टनरशिप फॉर्म हो गई, किसी का लीगल हायर्स हो गए, तो ये सारे के सारे जिन्हें गवर्नमेंट जिसे लॉ ऑथराइज कर देगा वो लीगल पर्सन बन जाएंगे। अब जान लेते हैं इसके अंदर कि नेचर ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। नेचर ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के अंदर हम देखेंगे तो इट इज़ अ क्रिएशन बाय लॉ, ये लॉ के द्वारा बने होते हैं। लीगल पर्सन इट कैन बी होल्ड अ प्रॉपर्टीज ऑन नेम, और ये अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इनके पास लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं। एक जो वाइंड अप के टाइम पे जब कंपनी को वाइंड अप करना होता है तो लॉ प्रोवाइड द स्पेशल प्रोसीजर फॉर वाइंड अप ऑफ द कॉर्पोरेट बॉडीज। तो जो है लॉ प्रोवाइड करता है एक ऐसे स्पेशल प्रोसीजर जो कि फॉलो करना होता है लीगल पर्सन को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आप लॉयर बिलीव लॉ एकेडमी के चैनल को देख रहे हैं, अगर आप चैनल पे आप नहीं हो तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके और आपके साथ आपके दोस्तों के लिए भी बेनिफिशियल हो। अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो आप 350 रुपीज़ में प्रिंटेड नोट ले सकते हैं, हम आपको कुरियर करा देंगे। अगर आपको चाहिए तो ऐसा कोई हार्ड एंड वो नहीं है कि आपको लेना ही लेना है। अगर आप प्रिंटेड नोट्स चाहते हैं तो हम आपको 350 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर हम आपको पूरी बाइंडिंग करा के देंगे। दूसरी, और हमारे पास हर सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं, जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के, तो कहने का मतलब है कि जो आपके चाहे वो BA-LLB हो चाहे वो LLB हो, सभी सब्जेक्ट के नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं, जिसके अंदर 350 रुपीज़ में हम हार्ड कॉपी देते हैं। उसके बाद अगर आपको सिर्फ PDF चाहिए, प्रिंट आउट खुद निकालना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए फैसिलिटी अवेलेबल है, वो सिर्फ 150 रुपीज़ की है। तो अगर आप चाहें तो PDF भी ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन कर सकते हैं। अब तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं हम लोग जूरिस्प्रूडेंस के अंदर थ्योरी ऑफ लीगल पर्सन। थ्योरी ऑफ लीगल पर्सनर्स है, उन्होंने अलग अलग चीज़ें बताई हैं। डिफरेंट थ्योरीज एक्सप्लेन द व्हाई हाउ द एंटिटी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द लीगल पर्सन। तो लीगल जो थ्योरीज होती है ना, थ्योरी ऑफ लीगल पर्सन, वो अलग अलग होती है और डिफरेंट डिफरेंट होती है, सबकी अलग अलग बताई गई है। तो लीगल पर्सन के उसमें तो सबसे पहले है फिक्शन थ्योरी। फिक्शन थ्योरी के अंदर जो है फिक्शन थ्योरी होती है, ब्रैकेट थ्योरी होती है, रियलिस्टिक थ्योरी होती है, कंसेशन थ्योरी होती है, पर्पस थ्योरी होती है। फिक्शन थ्योरी का जो प्रोपाउंड बाय द सेबेगी ने किया था, सेबेगी ने किया, सालमन ने किया, हॉलैंड ने किया, डाइसी ने किया और कुक ने किया था। कहता है ये सिर्फ ओनली ये बताता है कि जो है कि ओनली कॉर्पोरेट अ पर्सन इट हैज माइंड एंड एबिलिटी टू एक्ट। तो जब पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि लीगल पर्सनैलिटी इज क्रिएशन बाय लॉ ओनली ह्यूमन एंड रिलेटिव द आर्टिकल फर्स्ट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द लीगल फिक्शन एंड क्रिटिसिज्म इज इसका क्या है कि इग्नोर दैट सम एंटिटी लाइक कॉर्पोरेट फंक्शन एंड इंडिपेंडेंटली। तो कहने का मतलब है कि जो फिक्शन थ्योरी होती है वो ओनली ऑन ह्यूमन बेस पर डिपेंड करती है, जबकि रियलिस्टिक थ्योरी जो है वो डिपेंड करती है ग्रुप ऑफ पर्सनैलिटी पे। इसके अंदर दो स्कॉलर जो महत्वपूर्ण है वो है ग्रीक एंड मेडलैंड। रियलिस्टिक थ्योरी, ग्रीक एंड मेडलैंड, अ ग्रुप हैज a real existence beyond its member. Law merely recognize this pre-existent reality. Example के company act has a collective entity with the own will. ठीक है, कहने का मतलब इसमें ये हुआ कि ये ग्रुप ऑफ पर्सनैलिटी है। इसके अंदर मेन दो इम्पोर्टेंट थ्योरीज थी, वो है ग्रीक की, मेडलैंड की। इसको जो रियलिस्टिक थ्योरी है उसे जॉन अथ्यूसियस के इसको प्रोपाउंडर थे, और ये कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को सपोर्ट करती है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं कंसेशन थ्योरी। कंसेशन थ्योरी होता है लीगल पर्सनैलिटी इज ग्रांटेड बाय द स्टेट सोवरेन अथॉरिटी यूज द अथॉरिटी द कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंट। क्रिटिसिज्म इसका था कि टू रिस्ट्रिक्ट मैनी एंटिटीज लाइक एनजीओ एग्जिस्ट विदाउट द स्टेट कंसेशन। कहने का मतलब इसके अंदर ये था कि कंसेशन की जो थ्योरी है ना, वो कंसेशन की थ्योरी जो है डिपेंड करती है आपकी स्टेट के ऊपर, जिसके अंदर स्टेट को ये सारी की सारी जो राइट्स है और इसके द्वारा राइट दिए गए थे। अब है पर्पस थ्योरी। पर्पस थ्योरी के अंदर देख लेते हैं, इट अ लीगल पर्सनैलिटी इट इज गिवन टू अचीव द स्पेसिफिक पर्पस। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए थी पर्पस थ्योरी।
तो इसके अंदर इट द पर्पस सी द एंटिटी में लूज हिज लीगल स्टेटस। इसके अंदर जो है चीज़ें स्पेसिफिक पर्पस थी और वो स्पेसिफिक पर्पस पूरा होने के बाद वो खत्म हो जाती। अकॉर्डिंग मान ले अकॉर्डिंग टू हिस थ्योरी कॉर्पोरेशन कैन बी ट्रीटेड एज अ पर्सन for a creation of purpose. General rule is that only human beings can be treated as a person and he has a certain rights and duty. जैसे हम जानते हैं कि एक पर्सन है तो certain rights and duty होती है, but the same cases specific per person, but some cases ऐसा होता है कि specific purpose होता है legal personality का can be given to the corporation. The main importance of this theory is because the theory not by the Jimmy Bentham and in England this theory is developed by the Barker. बार्कर की जो लीगल पर्सनैलिटी होती है ना, सिंपल शब्दों में कहा जाए तो लीगल पर्सनैलिटी होती है जो एक ये डिपेंड करती है कि ह्यूमन और एक स्पेसिफिक पर्सन में। तो जो हमारी पर्पस थ्योरी जैसे नाम से पता चल रहा है, पर्पस थ्योरी में पर्पस मतलब उद्देश्य, थ्योरी मतलब सिद्धांत। तो पर्पस थ्योरी मतलब कि एक स्पेशली पर्पस के लिए होती है, जब स्पेशली पर्पस के लिए होती है तो बस पर्पस थ्योरी कहते हैं। ब्रैकेट थ्योरी मतलब कि होल्डर और हायरिन है, मेंबर आर द रियल but the bracket them the convenes useful in partnership law with the liability extend the member। ब्रैकेट थ्योरी हम देख लेते हैं। ब्रैकेट थ्योरी को हम जो है सिम्बोसिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं और इसको जो प्रोपाउंड किया था वो कार्लसन और हेरिंग ने किया था। हेरिंग इज आल्सो कंसिडर्ड द मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजिकल स्कूल। साइकोलॉजी स्कूल का इसको मॉडर्न फादर भी कहते हैं। जिस ये थ्योरी जो फोकस करती है वो ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी पे फोकस करती है। ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी जो होती है वो होती है जो वर्किंग होती है कॉर्पोरेट बॉडीज में एंड द सिंबल ऑफ ब्रैकेट थ्योरी जो सिंबल ऑफ ब्रैकेट थ्योरी के रूप में जानी जाती है। इट इंडिकेट दैट देयर आर treated as on a single unit of when they from them seal into a corporation. This theory is similar to the concept of lifting of the corporate veil. Bracket theory is basically similar to the friction theory. तो हमने जाना कि ब्रैकेट थ्योरी जो है एक ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी की तरफ ज़्यादा फोकस करती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। इसमें अपने पाँचों के पाँचों पॉइंट देख लिए हुए, अब इसके अंदर हम आगे देखने वाले हैं कि इसके अंदर अब देख लेते हैं। हाँ, अब हम टॉपिक नंबर 2 में आ गए हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि लीगल राइट्स एंड ड्यूटी डेफिनेशन, बेसिस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड काइंड ऑफ लीगल राइट्स, रिलेशनशिप बिटवीन द ड्यूटी द वाइडर सेंस। तो अपने थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी ऑफ राइट्स कहते हैं विल थ्योरी, इंटरेस्ट थ्योरी और प्रोटेक्शन थ्योरी। इसके अंदर 3 थ्योरी होती है, विल, इंटरेस्ट एंड प्रोटेक्शन थ्योरी। विल जो थ्योरी होती है जो ह्यूमन की विल पे डिपेंड करती है। इंटरेस्ट थ्योरी जो होती है वो लीगल राइट्स एंड लीगल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। और प्रोटेक्शन थ्योरी ऑल राइट्स बिलोंग टू द स्टेट, जो कि स्टेट से बिलोंग करती है तो उस राइट पे उस पर फोकस करती है। अब काइंड ऑफ लीगल राइट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लीगल राइट्स अब देख लेते हैं कि पहले काइंड ऑफ लीगल राइट्स कितने तरीके के होते हैं। मान लीजिए देखिए, सबसे पहले परफेक्ट एंड इनपरफेक्ट राइट होता है, दूसरा पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट, पब्लिक एंड प्राइवेट राइट, राइट एंड रिम एंड राइट एंड पर्सोना। तो ये सारे के सारे राइट होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आप सभी को बताया कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप 150 में ले सकते हैं, अगर हार्ड प्रिंटेड कॉपी चाहिए आपको तो 350 रुपीज़ में हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे बाई प्रिंटेड, और आपको हम कोरियर के थ्रू से भेज देंगे। अगर किसी को स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे 9289322897 पे आप संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी डिमांड के हिसाब से बता देना आपको कौन सा नोट चाहिए, प्रॉपर एड्रेस भेज देना, हम आपको कुरियर करा देंगे। चार्जेस 350 रुपीज़ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देख लेते हैं हम लोग कि परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट थ्योरी में बात की थी हमने। परफेक्ट थ्योरी इन्फोर्सेबल बाय लॉ होती है और इम्परफेक्ट थ्योरी लीगल रेमेडी होती है, ठीक है। इसका टाइम बार डेट होता है, मतलब एक समय पीरियड होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव थ्योरी के अंदर कहते हैं पॉजिटिव राइट्स कौन थे जिसमें एक्शन होते हैं, राइट टू एजुकेशन का हो गया। नेगेटिव राइट्स हो गए डिमांड ऑन इंटरफेरेंस की, राइट टू लिबर्टी, किसी के जो राइट्स होते हैं उसके अंदर इंटरफेयर करना होता है, वो नेगेटिव राइट्स कहलाते हैं। पब्लिक एंड प्राइवेट राइट्स के अंदर पब्लिक राइट्स हो गया इन्वॉल्व द स्टेट सिटीजन रिलेशनशिप विद द वोटिंग का राइट। पब्लिक राइट मतलब कि सारे के सारे जो मतलब पब्लिक के राइट्स होते हैं। प्राइवेट राइट के होते हैं मतलब जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिए जाते हैं, ठीक है। फिर पब्लिक रिम एंड पब्लिक एंड पर्सोना। पब्लिक एंड रिम का मतलब है पब्लिक की अप्लाई अगेंस्ट द वर्ल्ड, जो ओनरशिप आपके पास आपका मकान है तो वो राइट एंड रिम के अंदर आता है, क्योंकि वो सिर्फ राइट आपको पूरे संसार के अंदर आप ही को मिला हुआ है। और राइट इन पर्सोना मतलब
तो बाइंड अ स्पेसिफिक पार्टी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो राइटिंग पर जैसे आपने किराए पे किसी को मकान दे दिया, तो आपने उसे एक लिमिटेड पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, यानी जिसके कारण वो आपके रह रहे, तो वो राइटिंग पर्सोना में काउंट होगा। तो आगे देख लेते हैं essential element of legal rights, person inherence, the person is incidence, the content of right, the person of inherence में देखा जाए the holder of rights, जैसे कि एग्जांपल के देख ले इंडिविजुअल या कॉर्पोरेशन जो अपने राइट्स को होल्ड करके रखते हैं। दूसरा देख लेते हैं द पर्सन ऑफ इंसिडेंट द ड्यूटी बियर, द पार्टी ऑब्लिगेट टू रिस्पेक्ट द राइट, जैसे ये स्टेट इज फंडामेंटल राइट, जैसे स्टेट जो स्टेट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स की ड्यूटी को बियर करते हैं। तो अब थर्ड देख लेते हैं इसके अंदर कंटेंट ऑफ राइट, द सब्जेक्ट मैटर देखा जाता है इसके अंदर, द एक्ट और ऑब्जेक्ट ओवर विच द राइट एग्जिस्ट, द प्रॉपर्टी फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट होता है। ये सारे के सारे जो है कंटेंट ऑफ राइट्स होते हैं, जिसमें मेन बेसिक जो मेन पॉइंट होते हैं वो सब्जेक्ट ऑफ राइट्स का होता है। अब टाइटल पे बात कर लेते हैं तो लीगल बेसिस होता है द सोर्स फ्रॉम विच द राइट इज ओरिजिनेट, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है तो वो टाइटल से पता चला, क्योंकि जैसे मान लीजिए इस टॉपिक का टाइटल जूरिप्रूडेंस है, तो इसी पर जो टाइटल होगा वो जूरिप्रूडेंस हो जाएगा, बाकी सारे इसी पे बेस्ड होंगे। ठीक है, उसी तरीके से प्रॉपर्टी का भी होता है, जिसमें एक जगह टाइटल लिखा है आपने देखा होगा सेल, सेल डीड, कन्वेंस डीड, तो ये सारे के सारे टाइटल से डिफाइंड होते हैं कि वो एक्चुअल में है क्या चीज़। और अगला देख लेते हैं पोजीशन। पोजीशन में देखेंगे थ्योरी ऑफ पोजीशन, पोजीशन इन फैक्ट, पोजीशन इन लॉ एंड काइंड ऑफ पोजीशन। देखो ये बताना बहुत ही मुश्किल था है कि 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 पोजीशन क्या होता है। इट इज, पहले पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन पोजीशन, पोजीशन इज अ abstract notion and is a question of fact. Literally, possession means physical control over the ownership, physical control या ownership of a things of object. In law, possession means not only a physical control over a thing but also intention to exercise the physical control. तो आपने पोजीशन, पोजीशन का मतलब बहुत एक तरीके से होता है कि कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल। और हम ये जानते हैं कि पोजीशन हम फिजिकल भी हो सकता है या फिर ओनरशिप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो लेकिन लॉ के नज़र में ये होता है कि फिजिकल कंट्रोल होना ही कंपलसरी नहीं है, साथ में अगर आपके पास उसका पोजीशन है तो आप इंटेंशन के रूप में भी उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू होम्स के देखा जाए तो होम डिफाइन द पोजीशन एज ए फॉलो टू गेन द पोजीशन अ मैन मस्ट बी स्टैंड इन अ certain physical relation to the object and rest of the world and must have the certain intent। एक तो उसके साथ फिजिकल रिलेशन होना चाहिए, उसके साथ उसका उसका कब्जा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए जो कि उसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अलग करता है। उसके बाद एक स्पेशल अथॉरिटी होती है जो कि उसको अधिकार मिला हुआ है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक होम है जिसके आप मालिक हैं, तो पूरे वर्ल्ड में आपके पास एक स्पेशल अथॉरिटी है और फिजिकल कंट्रोल है कि जो आप कह सकते हैं कि वो घर आपकी का है। तो उससे कैसे पोजीशन, जो वो राइट आपसे कोई नहीं छीन सकता क्योंकि आप उसको करते हैं। अब देख लेते हैं इसके अंदर कैटेगरी ऑफ पोजीशन पे बात कर लेते हैं। कैटेगरी ऑफ पोजीशन दो तरह की होती है, पोजीशन इन फैक्ट और पोजीशन इन लॉ। पोजीशन फैक्ट की बात कर लेते हैं। पोजीशन इन फैक्ट आल्सो नोन एज अ डिफैक्टो पोजीशन इंडिकेट द फिजिकल कंट्रोल ऑफ अ पर्सन ओवर द थिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिजिकल कंट्रोल ओवर द थिंग्स होता है। इफ अ पर्सन इज केज पैरट, इट वुड बी डीम्ड टू पोजीशन, इट हैज लॉन्ग एज ए पैरट इन a cage, however the soon as parrot escape a tree, the person lost the position over it, therefore the position in fact means control over the things। तो आप समझ गए होंगे कि कंट्रोल होना चाहिए, फिजिकल कंट्रोल होना चाहिए। अब एक दो बार अगर आप पढ़ेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पीछे रिपीट करके एक बार पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, और अगर चाहो तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको इसकी पीपीटी आपको प्रोवाइड करा। इन लॉ, पोजीशन इन लॉ इन also known as the de jure position. Position under differ from the position in the fact, while the position in fact refer the actual position। Position in law is refer to relative position meaning the position in I in law। कानून की नज़रों में आपका पोजीशन होना ही चाहिए इसका। ठीक है, अब इस पे एलिमेंट पे बात करते हैं। एलिमेंट पे बात करने के लिए हॉलैंड और सेबीगिनी के नज़रों से देखा जाए तो दो तरीके की एसेंशियल है। पहला कॉर्पस और एनिमियस। जैसे कॉर्पस को बोलते हैं फिजिकल एलिमेंट और एनिमियस को बोलते हैं मेंटल एलिमेंट। फिजिकल एलिमेंट के अंदर होता है इट्स मीन द फिजिकल कंट्रोल ओवर द थिंग, इट इज कॉल्ड द कॉर्पस पोजीशन। और मेंटल एलिमेंट एनिमल्स बोलते हैं जिसके अंदर हम फिजिकल कंट्रोल की इंटेंशन भी होती है ना, तो उसे हम मेंटल एलिमेंट कहते हैं। आप थ्योरी ऑफ पोजीशन देख लेते हैं। सेबिगिनी ने क्या किया, सेबिगिनी ने कहा कि सेबिनी फाउंड हिज थ्योरी ऑफ पोजीशन ऑन द टेक्स्ट ऑफ द रोमन jurist Paul, and he emphasized that the position has two basic elements. Possession means the physical control over on a object through a law. It is difficult to define the concept of possession because there is no
precise definition of possession. It is factual as well as legal concept. There are a following kind of possession: corporal possession, incorporeal possession, mediate possession और immediate possession. अब देख लेते हैं कॉर्पोरल पोजीशन क्या होते हैं। रेफर टू फिजिकल कंट्रोल ओवर द टेंजिबल ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने बताया कि टेंजिबल होते हैं, टेंजिबल ऑब्जेक्टिव्स होता है उस पर कंट्रोल होता है। जैसे कि आपके पास कोई कार है, घर है, बैग है, चेयर है, फर्नीचर है, ये सारे के सारे कॉर्पोरल पोजीशन के ऊपर। इनकॉर्पोरल पोजीशन हो गया जो इंटेंजिबल राइट्स होते हैं, जैसे कॉपीराइट हो गया, रॉयल्टी हो गया, पेटेंट हो गया। ठीक है, उसी तरीके से होता है मेडिएट पोजीशन इन करेक्ट कंट्रोल वेयर द आइटम इज हेल्ड तो अनदर इज पार्टी, लाइक द रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे टेनेंट हो गए, आपने किराए पे मकान दे दिया तो ये मिडगेट पोजीशन हो गया। कोई लैंड अपने पट्टे पे दे दिया, उसका किराया आपको आ रहा है। इमीडिएट पोजीशन होता है डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल विदाउट द इंटीमीडिएट रिसर्च कैरिंग फोन, ईच टाइप ऑफ डिफाइन द नेचर ऑफ एक्सटेंड कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी। तो ये सारे के सारे आते हैं इसके अंदर। चलिए आगे देख लेते हैं। अब बात करेंगे हम फोर्थ टॉपिक के ऊपर, ओनरशिप डिफाइन दी। अब डिस्कस करने वाले हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप में बी आइदर बी एब्सोल्यूट और रिस्ट्रिक्टेड। राइट ऑफ ओनरशिप कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, राइट ऑफ पोजेशन। तो एक इसकी विशेषताएं हैं। अब जान लेते हैं इसके अंदर की ओनरशिप में भी आइदर बी एब्सोल्यूट और रिस्ट्रिक्टेड किस तरीके से होती है। ओनरशिप में आइदर बी एब्सोल्यूट या रिस्ट्रिक्टेड, दैट इट्स में बी एक्सक्लूसिव और लिमिटेड। ओनरशिप कैन बी लिमिटेड विद एग्रीमेंट बाय ऑपरेशन बाय लॉ। ये लिमिटेड हो सकती है अगर आपको उसमें एग्रीमेंट हो रखा है तो वो आपको लिमिट भी कर सकता है, एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्टेड भी कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का आपने एग्रीमेंट या फिर किस तरीके की आपने एक्सक्लूसिवनेस जो उसके अंदर ऐड ऑन कर रखी है। अब ध्यान बात कर लेते हैं राइट ऑफ ओनरशिप कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। क्या राइट ऑफ ओनरशिप को रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है? तो इसमें बात करें तो देखा, जैसे मान लीजिए द राइट ऑफ ओनरशिप कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इन टाइम ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पे भी आप उसको राइट ऑफ ओनरशिप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, चाहे वो फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग हो, लैंड हो, owned by the private individual, can be requisition and used for the loading army personnel during the पीरियड ऑफ वॉर। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है और कोई वॉर का समय आ जाए तो इन द केस ऑफ इमरजेंसी जो आपकी प्राइवेट जो बिल्डिंग है उसको यूज़ किया जा सकता है, आर्मी पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी बिल्डिंग का जो प्राइवेट अधिकार था वो कुछ टाइम के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ऑनरशिप डज नॉट मीन टू प्रोवाइड द इंजरी ऑफ अदर। अगर आपके पास ऑनरशिप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को दूसरे को इंजरी करेंगे। द ऑनर इज नॉट अलाउड टू यूज हिज लैंड या प्रॉपर्टी इन मैनर दैट द इंजीरियस टू अदर इन द सेंस ऑफ राइट ऑफ ऑनरशिप इज नॉट अनरिस्ट्रिक्टेड। आप अगर मान लीजिए अगर आप ओनरशिप डज नॉट, इसका मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप उसके ओनर हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर आप जो मर्जी कुछ कर सकते हैं। जो मर्जी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे किसी दूसरे को अगर हानि होती है तो आपके राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो हमने पॉइंट डिस्कस कर लिए, एक दो तीनों पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। तो हम देखेंगे काइंड ऑफ ओनरशिप। तो कॉर्पोरल एंड इनकॉर्पोरल ओनरशिप हो गया, लीगल एंड इक्विटेबल हो गया, वास्टेड एंड कॉन्टीजेंट हो गया। तो कॉर्पोरल के अंदर देख लेते हैं, जैसे इंटेंजिबल हो गया तो ओनरशिप हो गया, तो ओनरशिप ऑफ राइट हो गया। लीगल एंड इक्विटेबल में देख लेते हैं, इट मे बी कास्ट in case the equity recognize ownership where law does not recognize an ownership due to the some legal defect। तो लीगल ऑफ इक्वलिटी और इक्विटेबल ओनरशिप मतलब जिसके अंदर की जो रिकॉग्नाइज लॉ द्वारा रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं लीगल एंड इक्विटेबल ओनरशिप। द वास्टेड एंड कॉन्टीजेंट ओनरशिप कैन बी वास्टेड एंड कॉन्टीजेंट भी हो सकती है। इन केस ऑफ वास्टेड ऑफ ओनरशिप द टाइटल ऑफ ओनर इज ऑलरेडी परफेक्ट। अगर परफेक्ट है उसका तो उसको हम ओनरशिप तो वास्टेड कर सकते हैं। व्हाइल द कॉन्टीजेंट ओनरशिप इज टाइटल imperfect but it's capable being the perfect और fulfilling the certain condition। अगर कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉन्टीजेंट होता है। अब आगे देख लेते हैं एक बार इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट के अंदर अब आते हैं। फिफ्थ पॉइंट के हम देखेंगे ये रिमेडियल पेनल लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्ट एंड विक्रियस लाइबिलिटी एंड मैन रिगार्ड्स और नेग्लिजेंस के बारे में क्या कहते हैं। लाइबिलिटी के बारे में एक बार जान लेते हैं। द मॉडर्न एंड सिविल सोसाइटी द राइट ऑफ ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल आर रेगुलेटेड बाय द लॉ ऑफ लैंड। द ब्रीच ऑफ अदर राइट्स एंड ड्यूटीज एंड कॉल्ड द रॉन्ग वन हु कमिट a wrong and social is liable for it. The liability may be wrongful act and omission. According to Salman, he is defined the liability of vaculum vaculum juris, the bound of necessity that exists between the wrongdoer and remedies of the wrong। तो उसके अंदर हम ये डिस्कस कर लेते हैं। इसका डिस्कस करने के लिए आपने देखा होगा कि लाइबिलिटी मॉडर्न, अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं और देखें मतलब कि अब ब्रीच ऑफ राइट एंड ड्यूटी इज कॉल्ड रॉन्ग। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं, कोई आपने कोई प्रॉमिस किया है और वो तोड़ देते हैं तो उसको हम कहते हैं कि आपने इसके साथ गलत किया, तो उसे लाइबिलिटी के अंदर काउंट कर लिया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से इसके अंदर कोई कमिटमेंट आपने की है और वो उसके लिए आप नहीं खड़े उतरते तो वो लाइबिलिटी बन जाती है आपकी।
अब देखिए penal and remedial liability. Liability may be also penal remedial. The penal liability including the idea of punishment, while the remedial liability considers specific enforcement and plaintiff right without any element of punishment. कहने का मतलब penal liability एक तरीके के पेनल्टी होती है जो कि आपको पनिशमेंट देती है, जबकि रेमेडियल लाइबिलिटी एक तरीके से आपको कुछ करने के लिए बिना किसी पनिशमेंट के आपको एक दबाव आप पे डालती है कि आपको ये काम करना है। एलिमेंट होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूटिंग द क्राइम, क्राइम के होने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक्ट एक्ट होना जरूरी है और गिल्टी ऑफ माइंड होना चाहिए। जैसे कि आपके पास सेल्फ डिफेंस में सेक्शन 96 से 106 आईपीसी तक आता है, क्योंकि इंटॉक्सिकेशन के अंदर आपका सेक्शन 85 से 86 आता है और अनसाउंड माइंड के अंदर 84 आईपीसी आता है। तो इसके अंदर हमने ये देखा पीनल लाइबिलिटी एंड और रिमेडियल लाइबिलिटी पर हमने बात करी। अब बात कर लेते हैं कि एक्ट किसे कहते हैं। एन एक्ट इज नॉट कैपेबल बीइंग टू डिफाइन द एग्जैक्ट टर्म्स, के एग्जैक्ट नहीं है पता कि एक्ट किसे कहते हैं। इट अ सिंपल वर्ड टू डू समथिंग, कुछ करना ही वही हम एक्ट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सलमान के अनुसार देखा जाए तो मीन्स अ इवेंट विच इज सब्जेक्ट टू द कंट्रोल द ह्यूमन विल, जो मानव की इच्छाओं को कंट्रोल करता है उसे ह्यूमन विल के रूप में कहता है। द काइंड ऑफ फैक्ट, फैक्ट तो कितने तरीके के होते हैं एक बार देख लेते हैं। जब वॉलंटियर इनवॉलंटरी एक्ट, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, इंटरनल एक्सटर्नल एक्ट। रियाज मतलब गिल्टी माइंड। Criminal law is based on the maxim act as non factis rem nis men etc., which means act does not amount to crime unless it is accomplished by a guilty mind. Therefore, two element is very necessary to constituting a crime: act and guilty mind. मीनिंग ऑफ मैन रियाज की बात करें तो मीनिंग देखेंगे कि मीनिंग जो मैन रियाज है वो एक मेंटल एलिमेंट है नेसेसरी टू पर्टिकुलर क्राइम, एक जो मेंटल एलिमेंट नेसेसरी फॉर द पर्टिकुलर क्राइम. दिस मेंटल एलिमेंट मे बी आइदर बी इंटेंशन टू डू द एक्ट और नेग्लिजेंस हैज टू consequences ऑफ द एक्ट. अब देख लेते हैं कि सोशल इकोनॉमिक ऑफेंस किस तरीके से हुआ. तो सोशल इकोनॉमिक offense are graver than the traditional offense, as they affect the health and welfare of the people. Of whole economic condition of the nation is understand. Example के social economic offense में था एविएशन ऑफ टैक्स, टैक्स की चोरी एविएशन हो गया. अडल्ट्रेशन ऑफ द फूड एंड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, मतलब कि इसके अंदर जो फूड है वो ड्रग्स है, इस तरीके की कॉस्मेटिक्स हो गए, इन सभी चीज़ों के अंदर फेरबदल करना. तो ये सारे के सारे सोशल इकोनॉमिक ऑफेंस के अंदर के अकाउंट होते हैं. अब बात कर लेते हैं नेग्लिजेंस के अंदर. अकॉर्डिंग टू सालमन, नेग्लिजेंस इज अ कल्पेबल केयरलेसनेस. थ्योरी ऑफ नेग्लिजेंस, सम राइटर assert the negligence is a state of mind while the other considered it is a type of conduct. There are two types of view have given rise to two rival theory: negligence, subjective theory और objective theory. अब negligence देख लेते हैं इसके अंदर advertent negligence और inadvertent negligence. Vicarious liability, the general rule that a person is liable for his own wrongful act. One does not incur any liability for the act of other, but in some cases, liability of one for the act another may arise. This called a vicarious liability. Means of servant. A servant is a person who is employed by another to do work under the direction and control of his matter. अब बात कर लेते हैं लॉ ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, theory of punishment. Theory of punishment. Administration justice. The primary function of state is generally divided into administration and civil justice, and administration and criminal justice. Meaning of punishment पे बात कर लेते हैं. Punishment is the process by which the state inflicts some pain to the person या फिर property of person who is bound to guilty for crime. The theory of punishment बताती है कि मतलब हुआ कि in infliction of penalty. The purpose of punishment is not only the cause of physical pain to the wrongdoer, but also release the gravity of the offense he has committed. डिटरेंट थ्योरी और इसका रिपीट थ्योरी. डिटरेंट थ्योरी क्या बताती है? डिटरेंट थ्योरी इज पनिशमेंट वाज सपोर्टेड बाय द मैनर और द ग्रेट क्लॉ. द कमेंटेटर ऑफ एंशिएंट इंडिया treated a punishment as some source of righteousness because the people are refined as from the committing the wrongful act through the punishment. फिर अपना रिबेटेड थ्योरी बताती है द वर्ड रिबेटेड मीन्स गिव हिम द रिटर्न सम सेम थिंग दैट हैज बीन रिसीव्ड एंड आल्सो मीन अ पे बैक. रिबेटेड Wicked theory. Punishment is based on the rule of natural justice, which expressed by the maxim eye for a eye and tooth for a tooth. मतलब आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत के रिपीटेड थ्योरी पनिशमेंट बताती है. अब कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट देख लेते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट का मतलब क्या हुआ?
कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट की बात करें तो वर्ड द स्टेट है ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेट। द वर्ड स्टेट डिनोट द पोजीशन ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग ऑफ बॉडी ऑफ पर्सन। हाँ, अकॉर्डिंग टू सलमान देखे तो स्टेट इज एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एस्टैब्लिश फॉर द अटेनमेंट ऑफ सर्टेन एंड ऑफ द सर्टेन मीन्स। एसेंशियल एलिमेंट देख लेते हैं स्टेट के। पॉपुलेशन होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, सोवरेनिटी होनी चाहिए, संप्रभुता जिसे कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, एंशिएंट क्लासिफिकेशन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे। अब बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंशिएंट के हिसाब से देखें तो मोनार्क हो गए, पुराने मोनार्क हो गए, डेमोक्रेसी हो गई और एरिस्टोक्रेसी हो गई। तो ये सारे का सारे जो एंशिएंट क्लासिफिकेशन है। जबकि मॉडर्न क्लासिफिकेशन है यूनिटेरियल हो गया, फेडरल हो गया, इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंट स्टेट हो गया। तो अब बात कर लेते हैं सोवरेनिटी के ऊपर। सोवरेनिटी डिनोट विद द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। देयर आर फोर एसेंशियल एलिमेंट। चार एसेंशियल है। लैंड जिसको उसका कंट्रोल होता है, तो उसके लिए लैंड होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए और सोवरेनिटी होनी चाहिए। 8 पे बात कर लेते हैं कि लॉ एंड मोरालिटी और उसके बीच में क्या संबंध है, तो जान लेते हैं। लॉ और मोरालिटी हैव ए कॉमन ओरिजिन, दोनों का एक ही जगह से उत्पत्ति हुई थी। इन फैक्ट द मोरल गिव अराइज द लॉ, द स्टेट पुट इट ऑन सैंक्शन बिहाइंड द रूल एंड इन्फोर्स देम, द रूल गिवन द नेम इज लॉ। तो लॉ मोरालिटी दोनों तरीके से लागू हुई, दोनों सेम, दोनों का सेम ओरिजिन हुआ था। लेकिन ये था कि लॉ के अगर लॉ को अगर नहीं फॉलो किया जाता तो उसके अंदर उसको पनिशमेंट जैसी चीज़ें देखने को मिलती थी, जबकि मॉरल में ऐसा नहीं था। तो अब लॉ इज अ बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएटेड बाय इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट टू रेगुलेट द ह्यूमन कंडक्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लॉ क्या है, जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन की बॉडी है जो कि ह्यूमन के द्वारा उसको रेगुलेट किया जाता है। अगर उसको नहीं माना जाते तो उसके अंदर आपको सजा दी जाती है। तो ये लॉ के अंदर होता है। जबकि मोरालिटी के अंदर देखा जाता है, मोरालिटी एक तरीके का सेट ऑफ बिलीफ्स होती है जो कि प्रिंसिपल और आपके बिहेवियर पर डिपेंड करती है, और एक लॉन्ग टाइम के बाद ये सोसाइटी के अंदर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के अगर देखें कि इफ समबडी इज एंग्री एंड विदाउट एनी फूड देन इट इज़ अ मोरल ड्यूटी टू प्रोवाइड द फूड। अब मान लीजिए, देख लो उदाहरण के तौर पे, अगर हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई बंदा बहुत भूखा है, तो हम उसको देख के, जब हमारे को देख के दया आ जाती है कि चलो यार इसको एक रोटी इसको भी देते, तो ये हमारी मोरालिटी है। ये मोरालिटी का एग्जाम्पल है। लेकिन ये हमारी कोई लीगल ड्यूटी नहीं है कि हम उसको खाना ही देना है। लेकिन ये मोरालिटी एक तरीके से आ जाती है जो हमको बताती है कि हमें ये करना है। अब रिलेशनशिप पे बात करें तो लॉ और मोरल बोथ आर द कॉमन ओरिजिन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ऑनर जो है, दोनों की उत्पत्ति एक समय पे एक साथ ही हुई थी। लेकिन सम एक्ट में भी रॉन्ग बोथ लीगली और नॉन मॉरली। कुछ कई कई जगहों पे ये होता है कि लॉ के नज़र में भी दोनों चीज़ें गलत होती हैं और मॉरल के नज़र पे भी गलत होती है। जैसे मान लीजिए कमिटमेंट टू मर्डर, मान लीजिए आपको मर्डर कर देना, तो मॉरल के थ्रू देखा जाए तो नैतिकता से हमें किसी को मर्डर नहीं करना चाहिए, और लीगली भी वो चीज़ गलत ही है। तो इसे हम कहते हैं कि दोनों के संबंध में समान संबंध होते हैं। तो चोरी करना भी एक तरीके का इसी का उदाहरण हो गया, रेप करना भी इसी का उदाहरण हो गया। किसी के साथ किसी के सामान चोरी कर लेना या किसी की गाड़ी चुरा लेना, तो ये सब मॉरल मॉरल भी अच्छा नहीं है और लॉ के नज़र में भी सही नहीं है। तो सम ऑफ एक्ट लीगली करेक्ट बट मॉरली इज रॉन्ग। अब कुछ होता है कि जो लॉ के नज़र में तो सही होता है पर मोरालिटीज गलत होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं अडल्ट्री। लीगल की नज़र पे, लॉ की नज़र पे मॉरल जो अडल्ट्री है पहले क्राइम थी, पर अभी क्राइम नहीं रही है। लेकिन मॉरलिटी के जो नज़र में देखा जाए तो आज भी एक तरीके का क्राइम ही है, क्योंकि तो ये इसका उदाहरण हो गया। अब देख लेते हैं सोर्स ऑफ लॉ की बात करते हैं कि कस्टम किसे कहते हैं, प्रेसिडेंट किसे कहते हैं और लेजिस्लेशन किसे कहते हैं। कस्टम पे बात करें तो कस्टम है इट रेफर टू दोज ट्रेडिशन एक्टिविटी एंड प्रैक्टिस विच इज पीपल आर फॉलोइंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम दे रिसीव फोर्स ऑफ लॉ अकॉर्डिंग। अब कस्टम क्या है, कस्टम एक तरह की ऐसी प्रैक्टिस है जो एक लॉन्ग टाइम से चली आ रही है, लेकिन एक समय के बाद उसको सब फॉलो कर रहे हैं और सोसाइटी के द्वारा भी जो फॉलो किया जा रहा है। तो इनको फिर एक लंबे समय के बाद जब हम ये कर लेते हैं तो उसे लॉ के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज आप कोई प्रथा चलाते हैं, आप मानते हैं, फिर आप अपने बच्चों को मनवाते हैं, फिर आप बच्चों को मनवाते हैं, फिर आप एक ऐसी सोसाइटी में चले जाते हैं, एक सोसाइटी से निकल के दूसरी सोसाइटी में जाते हैं, वहाँ जाके आप प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ जाके प्रैक्टिस करने के बाद फिर वहाँ कुछ टाइम तक वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर वहाँ भी फॉलो करते हैं, फिर आपको देख के फिर लोग देखते हैं कि किस तरीके की प्रैक्टिस करें, फिर वो आपसे पूछते हैं, तो फिर आप उसके बारे में, फिर वो उनका फेथ भी होता है, फिर आप उनके बारे में बताते हैं कि मेरे को इससे बेनिफिट हुआ या हमारे को ये हुआ। तो वो भी प्रैक्टिस करते हैं और धीरे धीरे उस पर एक कानून आ जाता है। तो ये कस्टम का हिस्सा है। जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या होता है, जुडिशियल प्रेसिडेंट जो होते हैं कि जो जज के द्वारा बनाए जाते हैं, जज के द्वारा कोई जजमेंट दे दिया जाए, कोई जज के द्वारा कोई ऑर्डर दे दिया जाए, तो वो जुडिशियल प्रेसिडेंट में काउंट हो जाते हैं। ठीक है। अब लेजिस्लेशन ऑफ सोर्स की देखिए, लेजिस्लेशन प्रेसिडेंट present time regard the most important source of law. It most common reliable source of the meaning of legislation term, the legislation derived from the Latin word legis letum. Legis means होता है law और letum means होता है make or set up rule. Thus the word the legislation making a law. तो two type होते हैं, supreme legislation होता है और एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है। लेजिस्लेशन जैसे कि आपको पता है कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लेजिस लेटम। लेजिस मतलब लॉ होता है, लेटम बना होता है सेट ऑफ रूल्स होता है। तो इनका काम ही होता है, आपने देखा होगा कि एग्जीक्यूटिव होते हैं, लेजिस्लेशन होता है, तो ये सारे के सारे
उनका काम लॉ बनाने का काम होता है। जो सुप्रीम लेजिस्लेशन क्या होता है, सुप्रीम लेजिस्लेशन होते हैं वो लोग होते हैं जिनके पास सुपीरियर पावर होती है लॉ बनाने का, जो कि पार्लियामेंट में होती है। पार्लियामेंट में बैठे होते हैं ना व्यक्ति, तो उनके पास होती है रूल बनाने की ताकत। उसके बाद वो अपनी पावर को डेलीगेट कर देते हैं सबॉर्डिनेट्स को, तो छोटे पे भी वो लोग अपना वो लॉज बनाते हैं, तो वो उन लॉज को सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन ही बनाते हैं। अब देख लेते हैं इसके अंदर दी काइंड ऑफ सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। जैसे अब सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के अंदर कौन कौन जाते हैं, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन आते हैं, जो कि उनका जैसे आप देखेंगे द पार्लियामेंट को ऑफन डेलीगेट द रूल मेकिंग पावर टू एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के छोटे छोटे अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, वो उनको डेलीगेट कर देते हैं पावर की, वो उस पर रूल बना सकते हैं। पर ये कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं होते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इनको पावर नहीं मिली होती है, जबकि ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन को जिनको ये पावर मिली है उनके द्वारा ये पावर डेलीगेट की जाती है सबॉर्डिनेट्स को। अब जुडिशियल लेजिस्लेशन होते हैं कि द लेजिस्लेटिव पावर टू मेकिंग द डेलीगेट टू जुडिशरी। जब कोई डेलीगेट की पावर जुडिशरी को दे दी जाती है तो फिर जुडिशरी लेजिस्लेशन कहते हैं। म्यूनसिपल लेजिस्लेशन, द म्यूनसिपल लेजिस्लेशन होती है, म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ को जो पावर दे दी जाती है उनके अपने आसपास के एरिया को डेवलप करने के लिए, चाहे वो लैंड हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, वाटर से रिलेटेड हो, हेल्थ से हो, पब्लिक हो, सैनिटाइजेशन का हो, तो ये सारी की सारी जब पावर इनको दे दी जाती है तो इस पे काम करने के लिए, कानून बनाने के लिए, तो इसे म्यूनसिपल अथॉरिटी म्यूनसिपल लेजिस्लेशन कहते हैं। एक ऑटोनोमस लेजिस्लेशन होता है, इट द स्टेट हैज ओकेजनली अलाउड टू प्राइवेट एंटिटी या फिर बॉडी सच प्राइवेट यूनिवर्सिटी कैंपस हो गया, कंपनीज हो गई, कॉर्पोरेशन हो गया, टू मेक अ लॉ टू रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ दिस बिजनेस। कुछ ऑटोनोमस लेजिस्लेशन होते हैं, जैसे कि हो गया आपकी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, तो ये ओकेजनली अपने अपने लॉ बना सकती है, तो उनके रूल्स और अपने लॉ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर आती है, कॉर्पोरेशन इसके अंदर आती है। तो चलिए आज के टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपको अगली क्लास में। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना, और यहाँ से आप सारे के सारे नोट ले सकते हैं। अगर आपको पीपीटी चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको पीपीटी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अपने इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक फॉलो करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। जय श्री राम। के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।